नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। यूपी विधानसभा चुनाव होने में महज अब चंद महीने बचे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी अब फुल चुनावी मोड में नजर आ रही है। राज्य में दोबारा से जीत की पताका फहराने के लिए उन्होंने संगठन और पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने विधायकों के कामकाज का फीडबैक लिया है। 2022 में बीजेपी की वापसी में विधायकों का काम ही सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि जनता काम के नाम पर ही वोट करती है। अब ऐसे में बीजेपी चुनावों से पहले अपने हर वादे को पूरा करना चाहती है और पार्टी उन विधायकों पर भी खास नजर रख रही है जिन्होंने अपने क्षेत्र का सबसे कम विकास का काम करवाया है। अब इसमें सूत्रों की माने तो संघ की आंतरिक रिपोर्ट और प्रतिनिधियों के फीडबैक के बाद ही पार्टी 2022 के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। पार्टी में अंदर खाने चर्चा यह है कि इस बार 150 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। उधर बीजेपी 22 से पहले अपने जनाधार को बढ़ाने में भी लगी है। पार्टी इस बार मुस्लिम वोटरों पर भी फोकस कर रही है। पार्टी ने हर विधानसभा में एक बूथ 100 वोट की रणनीति बनाई है। जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 1 लाख से अधिक है, उन पर विशेष फोकस हो रहा है। बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पिछड़ी जाति यानी कि पसमानदाओं पर है, जिन्हें सरकार में आयोग और पार्टी संगठन में तवज्जो देकर के उनके बीच गहरी पैठ बनाने की कोशिश भी हो रही है। अब यूपी में मुसलमानों की सबसे बड़ी संख्या अंसारी बिरादरी की है और पार्टी के अल्पसंख्यक संगठन में इनको अच्छी खासी जगह दी गई है। इसके अलावा मुसलमानों में अलवी और अब्बासी समुदाय को भी शामिल किया गया है। अब सियासी तौर पर अंसारी समाज का प्रतिनिधित्व है, लेकिन अलवी और अब्बासी समुदाय की संख्या अच्छी खासी होने के बाद भी राजनीति में उनको वो जगह नहीं मिल पाई। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें संगठन में जगह देकर अपने साथ जोड़ने का एक दांव चला है। अब पार्टी ने तय ये किया है कि अल्पसंख्यकों तक पार्टी अपनी अच्छी बातें और जनहित के फैसलों को उन तक पहुंचाएगी। इसके लिए पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है। इसके जरिए मोदी योगी ने जो फैसले किए हैं उनका प्रचार प्रसार होगा। साथ ही बताया यह भी जाएगा कि ये सभी के लिए है। अब केंद्रीय योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को कैसे मिला है, इस बारे में भी बताया जाएगा और इन्हीं के सहारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम जातिगत राजनीति है उसको साधने की कवायद भी शुरू होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया गया है, एक एक करके विस्तार से। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चाहे संघ की तरफ से फीडबैक मिला हो या फिर मुख्यमंत्रियों का खुद विधायकों और सांसदों के साथ फीडबैक लेना हो, और उन सब के आधार पर जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है और जिसकी लोएस्ट परफॉर्मेंस है उसके आधार पर नजर रखी जा रही है। और इसलिए खबर तो अंदर खाने से यह भी है कि मौजूदा 150 से ज्यादा जो सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट कट सकता है, ये जानकारी भी है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा भी अब इस मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। तमाम ऐसे संगठन के अंदर पदाधिकारी हैं जिनको जोड़ा गया है। इसमें चाहे केंद्र की योजनाओं को उन तक बताना हो या फिर राज्य की जो योजनाएं हैं उन तक लाभ कैसे पहुंचा है, इन बातों को फोकस करते हुए अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को भी फोकस करते हुए वहां पर भी इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचा है ये वहां बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सभी को साधने की कोशिश के तौर पर इस समय नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी अब आप देख रहे हैं कि पुरजोर तरीके से अब तैयार हो चुकी हैं। चाहे समाजवादी पार्टी अपनी विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर रही हो या फिर कांग्रेस को आप देखें तो प्रियंका गांधी की अगुवाई में वहां पर भी संकल्प यात्रा निकलनी है। और इसके अलावा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को भी आपने देखा, मायावती की तरफ से भी एक विशाल रैली जिसको संबोधित किया गया परसों, और उसमें भी उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी आप देखेंगे तो सब अपनी रणनीति को बनाते हुए एक साथ गठबंधन में भी जाकर के लड़ने की बात और उसकी कवायद भी आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हमेशा से बेहद दिलचस्प होता है, लेकिन इस विधानसभा चुनावों के अंदर जो तमाम रणनीतिक पैतरे होते हैं, जिसमें वोटर्स को रिझाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए या वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टियां रणनीति बनाती हैं, लेकिन उन रणनीति में सफलता कितनी मिलती है ये चुनावों के बाद स्पष्ट होता है। अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का बहुमत मिला, क्या उसको वो दोहरा पाएगी? विपक्ष जो लगातार हमलावर है, कई बड़े मुद्दों को विपक्ष जो लगातार उठा रहा है, उस मुद्दों को लेकर के कैसे विपक्ष कनेक्ट कर पाएगा जनता को और कितना ये वोट में कन्वर्ट होगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि रणनीतिक लिहाज से भी आप देखें
तो मुद्दों के साथ साथ पार्टी की रणनीति और जमीन पर कार्यकर्ता कितना एक्टिव है, किस रणनीति के तहत वो काम कर रहा है और क्या मैसेज पहुंच रहा है पार्टी की तरफ से आम लोगों तक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनावों के अंदर। और जो लोग बहुत विस्तार से देखते हैं या बहुत नजदीक से जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उनको ये भी पता है कि मुद्दों के साथ साथ ये तमाम फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके क्या मायने हैं और इसका कितना इंपैक्ट होगा और विपक्षी पार्टियां किस तरह से तैयार हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ कराता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभिषेक राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक राज जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी स्वागत। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अनिरुद्ध प्रताप जी, आपका भी स्वागत। धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, खासतौर से रणनीतिक तौर पर देखें तो एक तो अल्पसंख्यकों को साथ में जोड़ने की जो कवायद है वो साफ तौर पर हम लोग को नजर आती है। इसके अलावा अंदर खाने से जो जानकारी है कि 150 से ज्यादा सिटिंग विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है परफॉर्मेंस के आधार पर। कैसे देखा जाए इन दोनों ही रणनीतियों को और इसके क्या मायने हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा धर्मेंद्र जी। देखिए, उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमने काम के बदौलत हमने बार बार कहा है कि डबल इंजन की सरकार है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार है, इसने मिलकर उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास का रास्ता दिखाया है। हमने कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। अब सवाल यह है कि आपकी जो रिपोर्ट है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि हमारे नेतृत्व की क्या योजना है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत मिलकर काम किया है और जो मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इसके साथ सबके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी वर्गों को, न हमने जाति की राजनीति की है, न मजहब की राजनीति की है, हमने सर्व समाज की राजनीति की है। समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। अगर आप पिछला 2019 का चुनाव देखेंगे तो मुस्लिम वोटर्स, जो मुस्लिम महिलाएं थी, जो बहनें थी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। ऐसा हमारा विश्वास है कि जब 3 तलाक जैसे कुप्रथा को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने समाप्त किया तो हमारा विश्वास वहां भी बढ़ा, उन्होंने भी हमको वोट किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये बात तो आप कहते हैं, ठीक है, चलिए अब आप 150 लोगों का सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा नहीं कटेगा, इसके लिए हम लोग भी थोड़ा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये तो रिपोर्ट है, अंतिम फैसला तो सब आलाकमान की तरफ से होगा। लेकिन अल्पसंख्यकों को जो जोड़ने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सभी विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि आप लोग कम से कम जो अल्पसंख्यक हैं उनके भले के बारे में तो नहीं सोचते, एक धर्म विशेष की राजनीति आप लोग करते हैं। इस परसेप्शन को कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जुड़ा तो हुआ है धर्मेंद्र जी, और मुझसे बेहतर ही आप जानते हैं जी। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य दल हो, उन्होंने मुस्लिम वर्ग को, और लंबे समय से कांग्रेस ने जिसने इस देश में राज किया, उन्होंने मुस्लिम वोटरों को वोट बैंक समझा। इसके अलावा उनके कल्याण का कोई काम नहीं किया। आज देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड की हमने स्थापना की है। हम उन बच्चों को, तालीम लेने वाले बच्चों को देश की मुख्य धारा में, शिक्षा व्यवस्था में नीति विषयक जानकारी देना चाहते हैं। उनको आधुनिक बनाना चाहते हैं कि वो एक अच्छे नागरिक, देश के जिम्मेदार नागरिक। और हमने कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा उस वर्ग को, हम कलाम साहब को जाकर के सलाम करते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने, तो हमने जात और धर्म नहीं देखा है, जो भी ये देश के लिए निधि रहे हैं, देश के लिए काम किए हैं, देश में के प्रति जिनका विश्वास रहा है, हम सभी को अपना समझते हैं और इसी दिशा में हमेशा काम। ये आप अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि परसेप्शन तो यही गढ़ा जाता है और आप ये जानते हैं कि ये परसेप्शन आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ, आप उसको तोड़ेंगे कैसे? सवाल ये बहुत धारणा ऐसी बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं और रिएक्शन ले लेता हूं इसके ऊपर। डॉक्टर अभिषेक राय जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब अल्पसंख्यकों को लेकर के भी, अब चूंकि अब तो हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, वहां पर भी जाकर के ये बताएंगे कि स्पेशली इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किया, यानी कि रणनीति पूरी तरह से तय है। समाजवादी पार्टी का रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर, अभिषेक जी। डॉक्टर अभिषेक राय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, डॉक्टर अभिषेक राज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक राज जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज तक हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो प्रियंका गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप लोग लगातार अब जो विरोध प्रदर्शन है उसके माध्यम से भी जो तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं और इसका काउंटर क्या है आपके पास? अभिषेक राज जी। देखिए, जैसा कि डिबेट शुरू होने के वक्त आपने एक बात, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, उन्होंने सवाल आपका ये था कि 135 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने वाले, 150 अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं और कई समय से ऐसी बातें चल रही हैं। अगर इन 4.5 वर्षों की सरकार में सब कुछ सही सलीके से और तरीके से किया गया होता तो ये नौबत नहीं आती कि अपने 150 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पड़ते, पहली बार। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की, समाज में खाई पैदा करके बांटने की राजनीति ही करी है। इन लोगों ने जातिगत सम्मेलन 2019 के चुनाव में भी किए थे, 2022 के भी चुनाव आने वाले हैं, लोग कर रहे हैं, और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और छोटी छोटी पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन आखिर में क्यों कर रखा है? उन जातों का वोट पाने के लिए तो कर रखा है, जो जातों के नाम पे पार्टियां बनी हुई। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल रहा, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अपने संगठन पर कार्य कर रही है पिछले 3 वर्षों से, और उत्तर प्रदेश में मुखर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी केवल नजर आई है जब भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों की वजह से, चाहे वो हाथरस हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, और अब ये जो मामला है किसानों की हत्या का, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की दमनकारी की नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और इंसाफ की गुहार लगाई है और आम जनमानस को इंसाफ दिलाने की कोशिश करी है। आज भी हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखनऊ के जीपीओ पे मौन धरना दे रही हैं, वहां बैठी हुई हैं, इसलिए ताकि जो आरोपी है उसका पिता अजय मिश्रा टेनी, जो देश का गृह राज्य मंत्री है, वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे और भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर, जो किसानों की हितैषी होने का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, हितैषी होने की बात करती है, उनको ऐसे मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था, क्योंकि गृह राज्य मंत्री कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं होता। और जिस तरीके से जांच करी गई 302 के मुकदमे में, जिस तरीके से गिरफ्तारी नहीं करी गई, तो ये साफ साफ मंशा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की मंशा क्या थी। कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या उनके लिए कानून और नियम जो है, क्या संविधान अलग है उन लोगों के लिए? और बहुत दम भरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, उन्होंने कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब खुशहाली है, ना रोजगार उत्तर प्रदेश में इस वक्त है, रोजगारों की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छुपी नहीं हुई है। आज क्या हो रहा है, आप पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर ठीकरा जरूर फोड़ सकते हैं, मगर मेरे को आप ये जवाब दें कि जब यूपी की जनता ने 2017 में आपको इतना भारी भरकम मैंडेट दिया था, तो इसलिए तो नहीं दिया होगा ना कि आप समाजवादी पार्टी को या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़े। आपको ये बताना चाहिए कि 4.5 वर्षों में आपने जनता के लिए क्या किया। पेट्रोल के, रसोई गैस के तमाम दाम महंगे होते हुए चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और आम जनता को परेशानी हो रही है। आखिर सरकार महंगाई के ऊपर क्यों नहीं नियंत्रण देके आती, क्यों नहीं रोकती है? चलिए, उमाशंकर राजभर जी, 2017 में तो आप साथ मिलकर लड़े, लेकिन अब कुछ मुद्दों के आधार पर आप अलग हो गए, लेकिन रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल हम लोगों को दिख रहा है कि वो किस वे में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या तकनीक है, वो किस रणनीति के साथ जाने वाले हैं, तोड़ क्या है इसका? उमाशंकर राजभर जी, कितना तैयार है आप लोग? आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इसके ऊपर। आयुष जी, जिस तरह से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी इनका 14 साल का वनवास उत्तर प्रदेश में समाप्त किए, उसी तरह से 2022 में इनको बेदखल भी करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो भाजपा के मित्र कह रहे थे, अब तक तो ये विकास की बात करते थे और 14 और 19 में शमशान और कब्रिस्तान की बात करते थे, अली और बजरंग बली की बात करते हैं। आज इनको मुसलमान याद आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो है कि अक्टूबर से जो तो सामाजिक न्याय समिति माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मंत्रित्व काल में बनी हुई है, इसमें मुसलमान का बेटा है, मुसलमान जो ओबीसी है, जो हजाम है, नाई है, कुरैशी है, कसाई है, उसको 27% का बंटवारा होना चाहिए। 3 साल हो गया, कूड़ेदान में वह सामाजिक न्याय समिति कब लागू होगी? दूसरी बात आयुष जी, कि जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, युवा जो है बेरोजगारी से 4.5 साल हो गया, 2 लाख या हर साल नौकरी देने की बात किए थे, युवा बेरोजगार इसके परेशान है। और महंगाई तो मध्यम वर्ग आयुष जी इस समय इनको तो ऐसे बेदखल करेगा कि महंगाई की हालत
डीजल और पेट्रोल जो किसान के लिए कहते थे कि आपका हम धन दुगना कर देंगे 5 साल में, लेकिन किसान की जो लागत है, जो मूल रूप लागत है पेट्रोल डीजल, और डीजल का दाम इन्होंने 1.5 गुना कर दिया, यानी लागत ही 1.5 गुना कर दिया, उसका प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए। तो यह भाजपा की सरकार, इस बात को मानिए। और अपराध को आप देख रहे हैं, अगर विपक्ष लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर अगर एक मत नहीं हुआ होता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया होता, तो यह उन्नाव जैसा कुलदीप सेंगर का मैटर हुआ, हाथरस जैसा बहन बेटी का मैटर हुआ, और बलिया में पाल जी का हत्या हुई। तो इस तरह से यह तो छिपाने का काम कर रहे हैं कि अब यह विकास भूल गए हैं, अब इनको मुसलमान याद आ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। ये मुद्दे तो आप लोग उठाते रहिए, लेकिन रणनीतिक तौर पर मैं समझना चाह रहा था ना कि रणनीति क्या है। मुद्दे तो आप लोग हर बार उठाते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि रणनीतिक तौर पर कितना तैयार है, और जो रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उसका काउंटर होना चाहिए, ठीक है। अनिरुद्ध जी माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए, और उस मोर्चे का जो आकार बढ़ता जा रहा है, उसको ओवैसी भी आ गए हैं, और चंद्रशेखर रावत जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, और हम तो दरवाजा सपा बसपा और कांग्रेस के लिए भी खोल के रखे हैं। अनिरुद्ध जी, आप दिसंबर के बाद, ठीक है, आप सुने होंगे आयुष जी, ठीक है, हमारे नेता 20 दिन पहले कहे थे कि भाजपा के उमाशंकर जी दिसंबर नहीं, मैं तो मार्च के बाद भी और अप्रैल के बाद भी रहूंगा, और हम फिर भी चर्चा करेंगे और फिर भी देखेंगे विश्लेषण क्या निकला और आपने जो बात कही उसको मैं कैसे देखूं। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा परिस्थिति पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अनिरुद्ध जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो जय हिंद आयुष भाई और इंडियन न्यूज के सभी लोगों को इस अच्छी डिबेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि आज जब राजनीतिक चुनाव नजदीक आ गए हैं, जब ये 2022 के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तब सारी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति को पकड़ना शुरू कर दिया है। हमारे सपा के लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर 300 यूनिट बिजली देने का वादा कर दिया है। और इस सारी बातों के बीच में, जैसा हमारे भाई ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 150 से ऊपर जो भाजपा के मौजूदा विधायक हैं उनकी टिकट काटी जाएगी। ये टिकट काटने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इन्होंने जो कार्य नहीं किए हैं उस कार्य की नाकामयाबी को छुपाया जाएगा, और जो इन्होंने इतने अपने समय में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोगों को संप्रदाय के नाम पर लड़ाया है, अब उन सारी बातों की पुष्टि और उन सारी बातों की भरपाई जो है ये 150 विधायकों के टिकट काट के किया जाएगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की इस पहल से उत्तर प्रदेश में एक नई मुद्दों की राजनीति शुरू हुई है, और इस बार की जनता सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के नाम पे वोट देगी, और उसके मुद्दे होंगे मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और 300 यूनिट का जो बिजली का वादा है, और जो एक अच्छा केजरीवाल मॉडल जिसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली है, उसको मुद्दों की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में लाना चाहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आयुष जी, सुन पा रहा हूं। अभिषेक जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष जी, एक चीज समझिए, भाजपा जो है ना, जुमलेनॉमिक्स के मंत्र और तंत्र जनता सब समझ चुकी है। महंगाई जो है शेयर मार्केट से भी तेज चल रही है। आम आदमी, जनता, युवा, किसान सब त्रस्त हैं। जो महंगाई 2014 में डायन होती थी, आजकल वो बुआ बन गई है, बगल में बैठी हुई है। अब ना इन्हें महंगाई दिख रही, ना करोड़ों बेरोजगार युवा दिख रहे हैं। स्किल इंडिया में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, स्टार्टअप इंडिया फ्लॉप हो गया। अब मुद्रा योजना जो थी उसमें 20,000 करोड़ के अकाउंट एनपीए हो गए। ये करदाताओं के पैसे साहब, भाजपा ने टकसाल नहीं लगा रखी है। मुफ्त वैक्सीन करके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जे पे कर्जा लिया। वो कर्जा कौन चुकाएगा? क्या मुफ्त वैक्सीन मिल रही है? आज भी पेड वैक्सीन लग रही है कई लोगों को, सबको, काफी लोगों को फ्री मिल रही है, कई लोगों को मिल रही है। रसोई गैस महंगी कर दी, सब्सिडी खत्म कर दी, रेल टिकट महंगे हो गए, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपए के हो गए। पढ़ाई से लेकर लिखाई तक महंगी हो गई, घर का हिसाब बिगड़ गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री 14,000 करोड़ का प्लेन लेके घूम रहे इधर उधर। तो ये किस तरह का वो विकास है? इसीलिए इनके 150 विधायकों का 150 क्या, सबके काट दो टिकट, नए उतारो, तब तो शायद जनता के सामने मुंह दिखाने लायक पढ़ पाओगे। जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, और उन्हें एकदम पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप चाहे लॉ एंड ऑर्डर देख लो, चाहे गोरखपुर की घटना देख लो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना देख लो, चाहे हाथरस की घटना देख लो, चाहे उन्नाव की घटना देख लो, तो इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है।
अब ये नए चेहरे ले आके 4.5 साल सुनते रहे। आज आप बिजली की स्थिति देख लो, आज सब लोग क्या कहते हैं, जनरेटर उस पे चल रहे, कह रहे कोयला खत्म हो गया। अभी बहुत वो कहते थे हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अरे साहब, पावर प्रोजेक्ट्स लगाओगे नहीं तो कहां से आप बिजली दोगे? 5 पावर प्रोजेक्ट्स का नाम आप ये भाजपा वाले गिना नहीं पाएंगे जो 2017 से लेके 21 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया। इन्होंने जो पुरानी सरकारें थी, जो चाहे समाजवादी की रहे हो चाहे किसी और की रही हो, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। और आप देख लें 2016 में हमने 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना के दिया लखनऊ से आगरा, उसमें आज भी फाइटर प्लेन उतरता है। और इन्होंने 2016 में जो समाजवादियों ने पास किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। रोज नई डेट आती है, कल होगा परसों होगा, और पहली बारिश में उसमें दरारें पड़ गई। तो साहब, इनके विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। ये चाहे विधायकों के टिकट काटे, चाहे कुछ भी करें, जनता को पता है कि 4.5 साल के लोग नींद में सो रहे थे। अब ये जगह है, क्योंकि पंचायत चुनाव ने इनको आईना दिखाया जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी। तो इन लोग को एकदम समझ में आ गया है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, देख रही है। लखीमपुर की घटना देखो आप, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान नहीं लिया होता तो 302 जिसके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज हो, वो 6 दिन अपने घर पे बैठा रहता है, सबूत इकट्ठा कहता रहता है। इन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को बर्खास्त किया, स्वच्छता की राजनीति की बात करते हैं। तो इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर है। चाहे विकास की बात कर लो, चाहे रोजगार की बात कर लो, चाहे किसान की बात कर लो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लो। 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई और 5 नए ऑफिसर्स ये नहीं गिना सकते। लखनऊ में हुई और बनारस में हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए उस पर। क्या रिजल्ट निकाला? वो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं साहब। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़े मुद्दे आपने जो गिनाए हैं, लेकिन इसके साथ आप जनता को जोड़ेंगे कैसे? सवाल मेरा बेसिक अभी भी वहीं पर रहेगा। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि सभी बातें ये इस तरीके की बातें हम लोग पॉलिटिकल रोज सुनते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, क्योंकि अभी जो बात यहां पर अभिषेक राज जी ने कही कि सबसे मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्ष की भूमिका को निभाया। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराने की स्थिति में होगा मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि हमारी डिबेट का टॉपिक ये है, वो उधर जाएगा। क्या ये सारी कवायद आपको उसी में नजर आ रही है? अभी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का आप आकलन कैसे करते हैं? एक रिएक्शन चाहूंगा मैं दिलीप जी आपका। आपने हमसे पूछा, दिलीप जी से मेरा सवाल है। दिलीप जी। आयुष जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। आयुष जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और यहाँ सारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, तो मैं राजनीति का विश्लेषण जनता का प्रवक्ता बनकर के करूंगा। और सबसे पहला सवाल जो है भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछूंगा कि इन्होंने भी कहा था कि चहुमुखी विकास किया और लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन्ड है, और अल्पसंख्यकों का इन्होंने बहुत ज्यादा भला किया है। तो साहब, मुझे ये बता दें भाजपा के प्रवक्ता कि चहुमुखी विकास का, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन होने का और अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? अल्पसंख्यक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस कानून में डिफाइन किया है? अगर अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर आप निर्धारित करते हैं तो आज की डेट में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। और अल्पसंख्यक को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा तो दे दिया है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होगा, कब होगा, ये डेफिनेशन किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया है आपने। अगर किया है तो कृपया मेरा ज्ञानवर्धन उस पर करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रियंका जी आज भी यहाँ धरने पर बैठी हैं, लखीमपुर की घटना को लेकर के बैठी हैं। उनकी संवेदनाओं का पूरा सम्मान, विपक्ष की, हर विपक्ष की पार्टी की संवेदनाओं का पूरा सम्मान। लेकिन ये संवेदनाएं मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। इस ऐसी ही घटना और इसके ज्यादा बड़ी घटना कश्मीर में घट चुकी है, लेकिन वहां पर कोई नेता आज तक संज्ञान लेने नहीं गया। वहां भी 2 हिंदू मारे गए और नाम पूछ करके मारे गए। मुसलमान को छोड़ा गया, हिंदू को मारा गया, लेकिन कोई विपक्षी नेता उन परिवारों की सुध लेने नहीं गया। ना भाजपा का गया, ना बाकी किसी विपक्षी पार्टी का गया। तो भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो अब एक गठबंधन दूसरी पार्टियों से कर रहे हैं। साहब, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आपकी दाल नहीं गल पाई। पहले आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के लिए आतुर हुआ करते थे। और आपके प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने मुफ्त बिजली और शिक्षा मॉडल, ये 2 बड़े अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता उनको वोट दे देगी। तो पहली बात, मुफ्त बिजली आप अपने पार्टी फंड से नहीं दे रहे हैं, सरकार के फंड से देते हैं, वो सरकार का ही पैसा है। तो जनता को मुफ्त दे देंगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं करेंगे। और अगर आपने शिक्षा का मॉडल बहुत बढ़िया खड़ा कर दिया है तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी अशिक्षित नहीं होना चाहिए।
शिक्षा 100% हो जानी चाहिए, जो मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं। अब मैं सारी पार्टी के प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछता हूँ कि साहब आपने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दिया, लेकिन सब पार्टी आपको छोड़ करके और सुभाषपा को छोड़ करके बाकी सारी पार्टी के लोगों ने इस देश और प्रदेश के ऊपर राज किया है कभी ना कभी। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के किसी ने कोई काम नहीं किया, रोजगार को लेकर के किसी ने कोई काम नहीं किया, टैक्स पेयर्स की भलाई के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, स्पेशली मिडिल क्लास की जनता के लिए किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसकी पार्टी में क्रिमिनल्स ना हो, जिन्होंने दागी लोगों को टिकट ना दिया हो। तो रोजगार को लेकर के कोई बहुत ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। तो साहब आप लोग किस वजह से दम भरते हैं कि आप जनता का भला करेंगे? अब बात आती है आयुष जी आपके सवाल की कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति अब इस बार उत्तर प्रदेश में हो रही है मुसलमानों को वोट देने करके, तो मैं यहाँ मुसलमान वोटर से अपील करूंगा कि उनको अब ये समझने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हमारे यहाँ MY काम करता है, राजभर भी उनको लुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस उनको अपना शुरू से मानती है, बसपा भी मानती है, और एक नए मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी साहब पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहनुमा हूं। तो मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है और अपने लिटरेसी रेट के ऊपर उनके सोचने की जरूरत है कि वाकई में उनका भला किससे होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कह रही है हमने मदरसा बोर्ड बना दिया, अब हम उनको ऊपर ले आएंगे। अरे साहब बिना मदरसे बोर्ड के जो पढ़ रहे थे, जो मुसलमानों को छोड़कर के बाकी सब बच्चे आपके देश में पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ा लीजिए, शिक्षा का स्तर उनका भी उठा दीजिए, आम जनता के लिए भी कुछ कर दीजिए। जो सड़कों की स्थिति, वो सड़कों की स्थिति आज भी वैसी है। मैं आम जनता की नजर से बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मेरे लिए ये बदल गया, सपा की सरकार थी तो मेरे लिए खराब था, कांग्रेस की आएगी तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। आम जनता की नजर से कहीं कोई फर्क नहीं है। गरीबों का भला हो सकता है, उनको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री पैसा मिल रहा है, लेकिन जो भी फ्री मिल रहा है ये पैसा आप उस जनता की भलाई के लिए नहीं खर्चा कर रहे हैं। ये पैसा मुझ जैसे टैक्स पेयर का पैसा खर्चा करके आप वोट खरीदते हैं और 50,000 से 1 लाख रुपए में एक वोट खरीदते हैं, जिसको आप जनता की भलाई की बात करते हैं। वो पैसा आप 1 लाख रुपए में मेरे पैसे का वोट खरीदते हैं, एक वोट, और इस वोट से इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों का डेवलपमेंट जरूर होता है, कभी आप सत्ता में आते हैं, कभी वो सत्ता में आते हैं, सत्ताएं बदलती हैं। आयुष जी मैं अपनी चलिए दिलीप जी, आपने जो सवाल छोड़े हैं उस पर मैं जवाब जरूर लूंगा, क्योंकि सभी पार्टी के प्रवक्ता हैं आयुष जी तो और सभी के लिए आपने सवाल छोड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, बाद में इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति की जिसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के अब अल्पसंख्यकों को भी साथ में जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। लेकिन अल्पसंख्यकों को कितना ये पार्टियां कनेक्ट कर पाती हैं, सवाल इस बात का भी हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव है तो सभी पार्टियां इस कवायद में नजर तो जरूर आ रही हैं, लेकिन कनेक्शन बनेगा कैसे और इस रणनीति का तौर विपक्षी पार्टियों के पास क्या है, आज इसी पर चर्चा जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, जो बात यहाँ पर दिलीप यशवर्धन जी की तरफ से कही गई है, उसके अलावा सवाल इस बात का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर के सवाल उससे जुड़े हुए भी हैं कि आप लोगों ने जो कहा उसको आप लोग पूरा नहीं कर पाए। कोई 3-4 बातें बता दीजिए जो वादे आपने किए थे उसको आपने पूरा किया, और दिलीप जी की बातों का भी जवाब दें। हमारा संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, हमने सारे संकल्प अपने पूरे किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा काम राम मंदिर से के निर्माण का काम, ये कोई मामूली काम है जिसको लेकर के सदियों से हमने 500 साल इंतजार किया है। और बाकी इन दलों की बात है तो इनको कश्मीर में क्या हो रहा है क्या मतलब है, असम में क्या हो रहा है क्या मतलब है, केरल में क्या घटना है और इनको क्या मतलब है। इनको तो सत्ता की भूख है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सामाजिक वातावरण क्या है, देश की परिस्थितियां क्या है, देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है, इनको क्या मतलब है। इनको तो सत्ता की भूख है कि इन प्रकार हमको सत्ता हासिल है। और जो भ्रष्टाचार की कहानी इनकी लंबा सिलसिला चलता रहे, वो आगे बढ़ता रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक सक्षम नेतृत्व दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक व्यवस्थित सरकार दी है। आम जनता के एक तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, दिलीप जी ने पूछा, आप उसका भी जवाब दें। और दूसरा ये बताएं लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कैसे है। 2-3 घटनाएं तो अभी हालिया हम लोग देख रहे हैं
कितनी नौकरी देने की आपने बात की थी और कितनी नौकरी दी है वो बताइए, कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आया है वो बताइए, और मिडिल क्लास को क्या मिला है ये बताइए। जा करके मुख्तार अंसारी और अतीक अंसारी से पूछ लें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इनको पता लग जाएगा। आज सारे माफिया, सारे अपराधी आज गुंडे माफियाओं जो बड़े-बड़े टिफिन बेचते हो आप जेलों में, उससे पता चल जाएगा कौन किस पार्टी में ज्यादा है। फिर जरूरत पड़ गई है इन माफियाओं की। राय साहब मैंने बोला ना 10 बड़े माफिया पुलिस जारी कर दो, कृष्णानंद टिफिन राय कहां की बेच रहे हो सबको पता चल जाएगा। हत्या में आरोपी दुर्दांत अपराधी जिसको योगी जी सबको की पता चल सरकार ने जाएगा पंजाब से कांग्रेस बचाने में लगी थी। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने पंजाब से झूठ बोलते हो, सारी झूठ और जुमलानॉमिक्स में आप लोग चैंपियन हो। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे, शहरों में जाएंगे। आज अपहरण उद्योग नहीं चल रहा है, आज जो अपहरण उद्योग। चलिए ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कि आप फैक्चुअल कोई बात बताएंगे, लेकिन आप तो आप वो बात बता रहे हैं जो कि एक राजनीतिक तौर पर कही जाती है। मैं धर्मेंद्र जी ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी ठीक है, धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछी गई, अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक क्या है, और दूसरा ये बताइए रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर क्या किया, आम जनता को खासतौर से मिडिल क्लास को क्या दिया आपने? 4.5 लाख हमने नौकरियां दी हैं। आज निजी क्षेत्र में जो निवेश की बात करते हैं, आज सड़कों का जो संजाल बिछ रहा है, आज पूरे पूर्वांचल से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, वो कहां से मजदूर आ रहे हैं, वो कहां से इंजीनियर आ रहे हैं? रोजगार नहीं है तो क्या है? क्या निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं? क्या सरकारी क्षेत्र में हमने नहीं दिया है और इनको भूल गए हैं? जिस तरह से हमारे होनहार युवकों की नौजवानों का जो हक मारा है अनिल यादव ने, वो भूल गए हैं कि किसको बैठाया था इन्होंने आयोग में, जिनका हक मारा है, ये भूल गए हैं। आज कह सकते हैं कि जिन नौजवानों को, बेरोजगारों को हमने नौकरियां दी है, पारदर्शिता के साथ दी है, पूरी ईमानदारी के साथ दी है। आज कोई भी एक नौजवान बेरोजगार नहीं कर सकता। मेरा हक मारा गया है, हमने न्याय के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरे नौजवानों को जो भी नौकरियां दी हैं। आज निजी क्षेत्र में इतने काम हो रहे हैं, आप कहां की बात करते हैं? आयुष जी मौका दीजिए जवाब देने का, आयुष जी मौका दीजिए। चलिए एक एक करके, अभिषेक राज जी सबसे पहले। देखिए ऐसा है, ये जो झूठ का पुलिंदा और झूठ का बाजा बजा रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और ये कहते हुए भी भारतीय कांग्रेस तो पहले ये तय कर ले, मैंने आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप यहाँ पे धवल्ले विपक्षी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश का कोई भी युवा बता दे इसका रोजगार नहीं है। अरे करोड़ों युवा जो प्रदेश का है उसको आपने ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है। युवाओं का रोजगार नहीं है। वो लोग कौन है जो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? टीटी के छात्र लाठियां चलवा रहे लखनऊ में, पर्चे कमरे में जाते हैं, भर्ती से लेके एसआई भर्ती से लेके परीक्षाओं के पर्चे हो जाते हैं। ये असलियत है उत्तर प्रदेश सरकार की। यहाँ बैठ के झूठ मत नंबर भरिए। राम मंदिर में आपका कोई स्थान है? आपके आदेश के बाद बंदा है राम मंदिर, तो अपनी सीट बताना बंद कर दीजिए। आपने कुछ नहीं किया है। चलिए अभिषेक राज जी, जो एक्टिवनेस दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनाव है इसलिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो जा नहीं रही, प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां भी थोड़ा शोक संवेदना प्रकट कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो गई नहीं, इनको तो शोक संवेदना है नहीं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? पार्टी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लखनऊ आते हैं, उनके लिए धारा 2019 में खत्म हो गया, खत्म हो गया है। आप प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था? क्या किसानों की हत्या जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जो मंत्री है उसके लड़के ने नहीं करी? वहां जाकर संवेदना नहीं करनी चाहिए? क्या उसके बारे में मन की बात नहीं करनी चाहिए थी? आने वाली नहीं जाती, ये भारतीय जनता पार्टी वाले गिरफ्तार भी नहीं करते। और आज मंत्री की जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? वो तो नहीं जा रहा है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? अरे भेजिए प्रियंका जी को कि गांव से जाने। आप ऐसा है कि आप पहले अपना जवाब ये दीजिए कि
अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी कब होगी? अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करेंगे पार्टी ठीक से? है, आप लोगों सवाल का जवाब होता है, सवाल के ऊपर सवाल नहीं होता है। अब आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो वहां पर क्यों नहीं जा रहे, इसलिए आप ये पूछ लीजिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सब आप पूछेंगे, ये सब आप पूछेंगे, ये सब आप पूछेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, प्रियंका जी से कहिए कश्मीर जाए। कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। ये निंदा उत्तर प्रदेश के लिए भी कर देते, उत्तर प्रदेश में क्यों आए फिर? इसीलिए तो कहा गया कि चुनाव के हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं, अभिषेक राय जी। नहीं ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, करना चाहिए भाई, उनका अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी करते तो लगता है कि हाँ आपको सबकी चिंता है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ करेंगे तो चुनाव के साथ जुड़ेगा। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, ठीक है, अभिषेक राय जी आप शांत हो जाए। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, ठीक है, अभिषेक राय जी आपके पापों को धो रहे हैं अभी कांग्रेस। ठीक है, धर्मेंद्र जी आप सुन लें, धर्मेंद्र जी आप सुने, धर्मेंद्र जी आप सुने। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, चुप कराएंगे तब बोलेंगे ना। ठीक है, अभिषेक राज जी शांत हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। धर्मेंद्र जी और अभिषेक राज जी दोनों लोग थोड़ा सा धैर्य रखें भाई, और लोगों को भी बोलने दे, सुने, दूसरों को भी सुनना शुरू करें, दूसरों को भी सुनने की आदत डालें। दोनों लोग शांत हो जाए। अभिषेक राय जी देखिए आयुष भाई, सबसे पहली बात अभी इन्होंने धर्मेंद्र जी ने कही कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया, इनकी केंद्र में भी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार राम मंदिर बन रहा है और सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा तो हम हक की राजनीति करते हैं, गोली चलवाने वाले लोग, जातिगत जनगणना से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे साहब, हम आरक्षण नहीं, हम मुद्दे को दूसरी ओर न ले जाइए, हम नहीं देंगे न्याय। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मेडिकल की नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी। काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास। अरे आप बात सुनो धर्मेंद्र जी, सिर्फ गाने से काम, ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा। ढोल बजाओ, डिबेट करना पैसा करो, ढोल बजाया करो। अगर आप बात नहीं सुन सकते, आरोप और प्रत्यारोप अलग होते हैं। धर्मेंद्र जी सुन ले भाई, देखिए धर्मेंद्र जी सुन ले, देखिए आपने जो बात कही उसका रिएक्शन तो आएगा। धर्मेंद्र जी सुन ले, धर्मेंद्र जी सुन ले, देखिए ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही, आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही, इसलिए एक एक करके बोलना। आयुष भाई मैं वही कह रहा हूं, मैं इनसे कहता हूं टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे, सबको पता चल जाए किस राजनीतिक पार्टी में कौन है। जो बड़े बड़े टिफिन जा रहे हैं जेलों में, सबको पता चल जाएगा कौन किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। टॉप 10 माफिया की लिस्ट क्यों नहीं जारी करते माननीय योगी जी? हम माननीय योगी जी से मांग करते हैं कि टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करें ना साहब, क्यों नहीं? बेरोजगारी की बात करते हैं, 70 लाख का वादा किया था और 4.25 लाख के पोस्टर लगाए हो, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे धर्मेंद्र जी। चलिए ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, ठीक है, ठीक है। कर्म करिए आप लोग, उत्तर प्रदेश को आज योगी। चलिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी बोल लेने दे भाई, और लोग को भी बोल लेने दे। धर्मेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। अभिषेक राय जी आप भी, ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, दिलीप जी की बात का जवाब दे दें साथ में, अभी अगर सरकार ठीक है, आपको समझ में ठीक है। अभिषेक जी जनता के बीच जाइएगा, जनता बताएगी। राजभर साहब जवाब देंगे आप। जरा माननीय विधायक जी से पूछिए कि जो पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय समिति जस्टिस राघवेंद्र की कमेटी में बनी हुई 3 साल से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर के समय जो है उसको कब लागू करेंगे, जिसमें पिछड़ों का अधिकार छिपा हुआ है, जिसमें मुसलमानों का अधिकार छिपा हुआ है। और दूसरी बात यह बता दें कि जो लखीमपुर की घटना हुई है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, तो आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर कब चलेगा वह बता दें। और दूसरी बात वह जरा बताएं, जो विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास का नाम तो बताएं कि कहां कहां उन्होंने विकास के, क्या गड्ढा सड़कें हुई है क्या बेरोजगारी पर उन्होंने काम किया है क्या महंगाई हुआ कम हो गई क्या? तो जरा वो विधायक जी से यही पूछिए कि जो काम राजभर जी भाजपा का साथ न रहता तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, वो सबसे आस्था चुनाव है, लेकिन काम को नहीं बताइए। जो पिछड़ों और मुसलमानों की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की लागू करेंगे। दूसरी बात, भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में रोहिणी कमीशन बनाया पिछड़ों को बांटने के लिए। वह रोहिणी कमीशन कब आप लागू करेंगे? तो पिछड़ों का अधिकार, मुसलमानों का अधिकार, और जो ओवैसी जी की आप बात कर रहे हैं, ओवैसी जी आए हैं
75 साल से मुसलमान ठगा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर मुसलमान अपनी जितने भागीदारी, अगर हिस्सेदारी, ठीक है, इसलिए अब उनके रहनुमा आ गए हैं। अब भाई उनके रहनुमा आ गए हैं, अब मुसलमानों को सही अधिकार मिलेंगे और वो दिलवाएंगे। ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, नेता जो ओम प्रकाश राजभर जो भागीदारी जी, दिलीप भाई ने एक बात रखी थी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए। उन्होंने बोला, राजभर जी सुन लीजिए, मैं दिलीप जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जनता के टैक्स के पैसे से हम मुफ्त बिजली देते हैं, और ये गर्व की बात है। ये इकलौती सरकार है भारत के अंदर को जनता के टैक्स के पैसे को जनता की सेवा में लगाती है। उन सरकारों की तरह नहीं जो जनता के टैक्स के पैसे से महंगे महंगे सूट पहनते हैं, अपने लिए बूट खरीदते हैं और बड़ी बड़ी हवाई जहाज खरीदते हैं। और मैं बात देना चाहूंगा, धर्मेंद्र जी हैं जो बीजेपी की प्रवक्ता माननीय, मैं उनकी बात का जवाब भी देना चाहूंगा कि राम मंदिर के लिए तो आपने सारी लड़ाई लड़ी, आप इतना चीख चीख के राम मंदिर का नाम ले रहे हैं। अब पता नहीं आपकी लड़ाई थी या नहीं थी, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राम के नाम पे जो आपने घोटाला किया है, राम के नाम पे जो इतना बड़ा घोटाला किया है आपने, आप राम के नाम पे घोटाला करते हैं। आप अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिए। राम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। राम के नाम पे सिर्फ घोटाला करना आता है आपको। आप इसीलिए बौखलाए, आप इसीलिए बौखलाए माननीय, आप इसीलिए बौखलाए माननीय, क्योंकि आपको पता है कि राम के हक का भी, राम के नाम का भी पैसा आप खा गए हैं। आप राम के नाम का अनादर जो कर रहे हैं, आप राम के नाम का जो अनादर कर रहे हैं, आप सिर्फ राम के नाम का पैसा खा सकते हैं। आप जल शक्ति मिशन में घोटाला का पैसा खा सकते हैं, आप स्वास्थ्य के नाम पर पैसा खा सकते हैं, आप वेंटिलेटर के नाम पर घोटाला खा सकते हैं, आप वैक्सीन के नाम पे घोटाला खा सकते हैं, घोटाले का पैसा खा सकते हैं, आप चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के नाम पे पैसे का घोटाला कर सकते हैं। आपकी बात भी जनता सुन रही है और उनकी बात भी सुन रही है। अब आप लोग जनता को एड्रेस करने के लिए बैठे हैं, उन पर छोड़िए कि वो इसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई देखती है और उसमें क्या सच है और क्या झूठ है, वो फैसला मैं उधर छोड़ता हूं। ठीक है, चलिए दिलीप जी, ठीक है, चलिए हो गया आप लोगों का। दिलीप जी, आपके सवाल का जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो जो एक एजेंडा सेट होता है हर बार चुनावों के अंदर, वो सेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? कम से कम वो सेट हो गया है। ठीक है, एक सेकंड। अब दिलीप जी, ठीक है, हो गया। अनिरुद्ध जी, ठीक है, हो गया। ठीक है, अनिरुद्ध जी, ठीक है, अनिरुद्ध जी, आप थोड़ा सा धैर्य रख लें। आपको पूरा समय दे दिया मैंने, पूरा समय दे दिया मैंने आपको। ठीक है दिलीप जी, ठीक है, कौन बौखला रहा है कौन नहीं, ये भी जनता पर छोड़िए ना फिर। दिलीप जी। आयुष जी, हम थोड़ा मौका चाहते हैं। आयुष जी, दिलीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी, दिलीप जी, एजेंडा सेट हो गया है क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव का, ये नजर आ रहा है आपको? आयुष जी प्लीज रिपीट करें सवाल को। दिलीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि एजेंडा सेट हो गया है क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव का, ये दिख रहा है आपको? सॉरी, आपकी आवाज कट जा रही है आयुष जी। दिलीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। जी, दिलीप जी, मेरा सवाल यह है कि क्या एजेंडा सेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव का? एजेंडा क्या होता नजर, सेट होता नजर आ रहा है। राजनीति का एजेंडा आयुष जी हमेशा ही सेट रहता है, और वो है जातिगत समीकरण। ये सारी पार्टियां जो बैठ करके कहती हैं ना कि हमारे यहाँ जातिगत बातें नहीं होती हैं, हर पार्टी के यहाँ जातिगत प्रकोष्ठ बने हुए हैं। पिछड़ा प्रकोष्ठ, अगला प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, वो प्रकोष्ठ, सारी पार्टियां बैठ करके जातिगत सम्मेलन कराती हैं और फिर यहाँ ढोल पिटती कि हमारे यहाँ जातिगत कोई काम नहीं होता है। अगर वाकई में, ये सवाल सारी पार्टियों के लिए है कि अगर आप वाकई में सर्व समाज की बात करते हैं ना, तो रिजर्वेशन हटाने की बात कर दीजिए इस देश से, क्योंकि रिजर्वेशन से ना तो उनका फायदा हो रहा है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और ना उनको फायदा हो रहा है जिनको नहीं मिल रहा है। तो अगर आप वाकई में अपने को जनप्रतिनिधि कहते हैं और आप अपने आप को नेता मान के इस देश का उद्धार करना चाहते हैं, इस देश के हर व्यक्ति को डेवलपमेंट की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, यही बात तो भाजपा कहते हैं। राजभर जी सुन लीजिए, राजभर जी सुन लीजिए, आरक्षण के बंटवारे के लिए बुरा लग रहा है कि आपका समाज रिजर्वेशन लेता है, आप नहीं हटाने की बात करेंगे। सामाजिक न्याय समिति बनी है, वो आरक्षण के बंटवारे का कौन से सामाजिक न्याय बात करते थे, सुनिए सामाजिक सुन लीजिए महाराज। चलिए, अब मेरे पास समय नहीं है, चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जातिगत फैक्टर और जातिगत राजनीति एक बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन हाँ, अब इसी जातिगत आधार पर जो पार्टियां रणनीति बना रही हैं उसमें जनता को कैसे साध पाएंगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।